हम्बल के ये साथ बात करता हूँ। एंड थैंक यू सो फॉरवर्ड वेरी डायरेक्ट मच डॉक्टर इशाल अरूज, डॉक्टर आयमा महदी, आपका जो आप लोगों ने इनपुट दी। अब मैं समझाऊं थोड़ी सी बात को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती ना चीजों की, मैं पगला गया हूँ थोड़ा सा। अच्छा सर, मैं ये जो सारी आपसे सुना कि पहले हमें लोन नहीं मिलता, $7 बिलियन आप लेते हैं, पिछला लोन आप वापस नहीं करते, 5.5 अभी तक आपका पिछला पड़ा है, ये टोटल को extended fund, मिलाकर। sorry, this is not a loan, this is an extended fund facility. एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, Don't call it a loan, they're two different things. एक ये है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का $1 बिलियन आपको रिलीज किया उन्होंने, और 1.3 क्लाइमेट का दिया। अच्छा, 1.3 क्लाइमेट का इस टाइम पर किसी सूरत मुझे समझ नहीं आई कि ये गेम कैसे हुई। अच्छा, ये भी मान लेता हूं मैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आईएमएफ ने पहले हमसे टैक्सेशन ली, और टैक्स टैक्स किस पर लगाया? सैलिड क्लास के ऊपर, जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रही है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेशन में जो अशराफिया आपका 2% ऑफ द अशराफिया है, वो पहले भी टैक्स नहीं दे रहा था, और अभी भी नहीं दे रहा। 500 अरब रुपए की बिजली भी चोरी करता था, टैक्स भी चोरी करता था। अच्छा, इसके अलावा जो है, जो बाकी जो टैक्स डोमेन में है ही नहीं, इसका नेट बहुत बड़ा है। अच्छा, टोटल बिजनेसेस में अगर देखें तो सिर्फ 40,000 बिजनेसेस जो है वो रजिस्टर्ड है, और इसका मतलब है कि तकरीबन 4.5, डॉक्टर इशाल अरूज, अगर आपको मेरे ख्याल में पता नहीं, मैं थोड़ा बूढ़ा आदमी हूं, मुझे ज्यादा पता है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, 4.5 लाख बिजनेसेस डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। अच्छा, लाखों बिजनेसेस हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। अच्छा, किन्नू वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, ये बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। अच्छा, खैर मेरा सब्जेक्ट है टेक्निकल, अब टेक्निकल पे आते हैं। मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि दो बातें की गई, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, और फिर आपसे पावर कट के ऊपर बात। एम आई राइट? ऐसे ही है ना? पावर कट करके प्राइवेटाइजेशन कैसे बढ़ेगी? आपने पाइड्स की रीसेंट रिपोर्ट पढ़ी होगी। पिछली रिपोर्ट के अंदर लिखा था 10% ऑफ द टोटल जीडीपी नहीं कर रहे आप प्राइवेटाइजेशन में, यानी ना होने के बराबर। अच्छा, ये कर कौन रहा है? आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, आपका पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, वो परमिशनिस्तान है, यानी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। 80%, 87% से आप हो गए हैं 93% फुटप्रिंट, यानी जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको बहुत सारी इजाजतें लेनी है, यानी जबरदस्त दो बैग बड़े भरने, ये रिश्वतें 88% का फिगर तो लास्ट ईयर का था, आप बता रहे थे। 87% was the last, now it increased। के जो अच्छा, वीसी थे, प्राइवेटाइजेशन जो है वो 10% ऑफ द जीडीपी था, वो डिक्रीज करके डॉक्टर इशाल अरूज, आपको पता कितनी हो गई है? 5%। यानी देयर इज नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो इनपुट, तो प्रोग्रेस इज जीरो नहीं, माइनस में आ चुकी है। एम आई राइट? अच्छा, अब मैं आगे आपसे चलता हूं। मैं यहां तक आपको लेके आना चाहता था कि आपके पास आईएमएफ की खैरात आ रही है, जो आप देंगे नहीं, इस पर खुशी नहीं मना सकते, सिर्फ इसमें मातम हो सकता है। अब मैं आपके सामने सर आईएमएफ स्टाफ लेवल मुज़ाकरात जो ये कामयाब कह रहे हैं, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ का जो नया मुआहदा हुआ है, इसके बारे में पहले बता दूं, जिसके तहत पाकिस्तान को तुसी फंड सहूलत ईएफएफ के तहत आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की दूसरी किस्त की हतमी मंजूरी देगा। येट नॉट, आई मीन, उन्होंने दिया नहीं। जबकि आईएमएफ की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ के तहत 28 महीने की मुद्दत के लिए एक नया मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने के लिए $1 अरब 30 करोड़ फराम होंगे। $1 अरब 30 करोड़ फराम होंगे। बढ़ गया। नए मुआहदे की मुद्दत 28 माह होगी। मेरी आवाम, पाकिस्तानियों, सुनने वाले ऑडियंस सुन लें, अल्लाह का वास्ता है सुनो। ये कौम आपके ये क्या करने वाला है आपके साथ? ये आपका चेरी ब्लॉसम ये क्या करेगा? ये चेरी ब्लॉसम कुछ करने वाला है, सुन लो। अच्छा, और औरंगजेब को जूते मारना मेरी तरफ से, प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं सर, प्लीज प्लीज अच्छा, प्लीज। नए मुआहदे की मुद्दत में 28 माह हो गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ एक साथ की सूरत में मिलेंगे। पाकिस्तान ने अक्टूबर में आईएमएफ के आरएसएफ से $1 अरब की दरखास्त की थी। ये कर्ज 30 साल में वापस किया जा सकता है, जिसमें 10 साल की राहत भी शामिल है। 40 साल के लिए जो है ना, आपको आप पर लगान को हल्का कर दिया। इसके रेपरकशंस क्या है? बलूचिस्तान देने वाले हो? खुदा न खास्ता केपी के देने वाले हो ना? बलूचिस्तान का सौदा कर लिया ना? बताओ।
सर बता क्यों नहीं रहे? गवादर सर, करवा गवर्नमेंट में नहीं हूँ। You are डॉक्टर asking हसन, from- लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब बताएं। सर साहब, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। गवादर का सौदा आपने कर लिया ना? मैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर हमारा गवादर पोर्ट चल जाता तो भी हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए था। We didn't need this facility. आइंदा बजट की शराइत में बाद में बताऊंगा कि बहुत बड़ी शराइत है, वो मैं बाद में बताता हूँ। मैं फ्रॉड बताने लगा हूँ पावर के लिए। ये सारी ऑडियंस सुन ले, और बहुत सारे चैनल्स मेरी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर नोट्स ले लेते हैं, फिर इसका एंटीडोट तैयार करते हैं, और पूरे मीडिया और जो आपके लोग हैं ना, आपके लोग लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपके जो लोग हैं वो फिर उनको कहते हैं जरा डॉक्टर कह रहे हैं ना, वो नहीं कहना। ठीक हो गया? हुकूमत ने सर ये अब जरा डॉक्टर इशाल अरूज, आपने क्योंकि अच्छी पॉजिटिव बात करनी है, आप इसका एंटीडोट तैयार कर लीजिएगा। जरूर 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 करेगी। अच्छा, हुकूमत ने पिछले दिनों चुपके से पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया। डॉक्टर आइमा, ये एक नई खतरनाक कहानी सुने सुने। यानी पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफे से तकरीबन 1 रुपए 80 पैसा फी यूनिट बिजली का तखमीना लगाया गया था। यानी अगर कोई 500 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो 5 से 600 का रिलीफ मिलेगा, यानी आटे में नमक के बराबर। अलबत्ता यह हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए शहबाज शरीफ फी यूनिट 5 या 6 रुपए कम कर दे, लेकिन ये कमी भी कहीं ना कहीं से टैक्स लगाकर पूरी की जाएगी, क्योंकि हमने टैक्स कलेक्शन की हदफ तो हर सूरत पूरी करना ही है। अब देख, अच्छा हदफ उन्होंने ये कर दिया 12.9 से 12.3। अब देखना ही है कि हदफ पूरा करने के लिए हम आने वाले दिनों में नया कार्बन टैक्स या इस किस्म का कोई टैक्स लगता देखेंगे। अच्छा, नाउ देयर इज अ वॉइस ऑफ कार्बन टैक्स। अच्छा, ये इसको कहते हैं यानी एक इफेक्ट होता है डुप्लीकेटिंग इफेक्ट, यानी इधरों नहीं तो उधरों फाड़ लो, इस तरह नहीं तो इस तरह का। समझ आती ना बात? नहीं, एक सेकंड, let me just stop you here. हम जरा डॉक्टर इशाल के आप कर लीजिए डॉक्टर साहब। important I want to add something on the carbon tax. एक सेकंड, जो कार्बन टैक्स है ना, जो हम यहाँ पे भी लगाते हैं बाहर कंट्री में, कार्बन टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि कार्बन टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हुआ किया जाए उससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, नेट जीरो की तरफ जाए। हमें तो IMF दे रहे 1.3 बिलियन, तो हमें कार्बन लेवी लगाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर इशाल डॉक्टर आइमा का जवाब आप दे दीजिए प्लीज। जी, मैं डॉक्टर इशाल आप दीजिए, इफ यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस डिस्कशन, और जो भी आप कहना चाहें। बहरहाल ये सोलर पैनल जो इंपोर्ट हुए हैं और सोलर अगली बात नहीं, पहले आप बात को ट्विस्ट ना करें, पहले हमें ये बात चलिए। डॉक्टर हसन मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। मैं तो सवाल पूछने के लिए हुकूमत के खिलाफ नहीं सोचा। सवाल पूछने की इजाजत तो देना मुझे। नहीं, आपको इजाजत प्लीज। तो ये जो सिचुएशन है डॉक्टर, ये जो नेट मीटरिंग वाला सारा सिलसिला हुआ, और ये सोलर पैनल इंपोर्ट के पहले ही बिजली इतनी ज्यादा थी, तो ये कार्बन और लेवी के ऊपर मैंने बात नहीं सर, कार्बन और लेवी के ऊपर मैं यहाँ कार्बन प्राइसिंग करती हूँ, मुझे पता है, मैं कार्बन प्राइसिंग करती हूँ, फिर हम कंपनी से पूछते हैं हाउ आर यू गोना, आपस में बातें करनी है और हमें बात नहीं करने देनी। नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कार्बन लेवी पूरी दुनिया में इसलिए लगती है ताकि इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, इससे हम बेहतर रिसर्च कर सके, हर चीज कर सके, ताकि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करें। जो भी हमारे हैजर्ड्स हुए हैं, जो पाकिस्तान को तो 1.3 बिलियन मिल रहा है IMF से, तो फिर ये लेवी क्यों लग रही है? Who's going to answer my question? जी डॉक्टर इशाल। Dr. Ishal would like to. Yeah, sure, I can give my opinion on this. So basically, Pakistan के ऊपर जब पाकिस्तान इतना ज़्यादा कार्बन एमिशंस पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि बहुत कम क्लाइमेट चेंज सबको पता है। हाँ, तो डॉक्टर आयमा, तो गिवन दैट, लेकिन पाकिस्तान को इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का। आप 2020 के फ्लड्स को भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप इस्लामाबाद में बारिश पूरे विंटर्स में नहीं हुई। सो देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट दैट पाकिस्तान इज बेयरिंग, इवन दो इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच टू इट। सो गिवन दैट इंफॉर्मेशन, और ऑलमोस्ट हमारे फिस्कल बजट का 30 बिलियन वाज स्पेंट ऑन आफ्टर फॉर प्रिवेंटेटिव मेजर्स जो के लिए गए थे आफ्टर 2020 के फ्लड्स हैपेंड।
तो जो IMF ने 1.3 बिलियन दिया है, दैट इज टू सस्टेन आवर कंट्री इन अ वे कि इस तरह की क्लैमिटीज हो ही ना। जिस टाइम वो फ्लड्स आए थे तो हम अपने आप को इतना, जिस टाइम अगर हम सोशल वल्नरेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान की 73% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज सोशली वल्नरेबल, एंड वन ऑफ द मेजर रीजन और वन ऑफ द मेजर थिंग इज के उनके घर ही पक्के नहीं है कि कोई इस तरह का नेशनल क्लैमिटी आए, अर्थ कोई आए कोई मेजर, या कोई फ्लड्स आए तो उनके घर टूट जाते हैं। जब उनका घर टूट जाता है उनके सारे एसेट्स जस्ट गोइंग टू वेन। और हमारी मेजर एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जब भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं तो उनकी फील्ड्स तो सारी खत्म हो जाती हैं, एंड देन दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, और उनके पास घर भी नहीं होते। तो वो उस सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए हमें 1.3 बिलियन दिया गया है कि हम उस तरह की पॉलिसीज डेवलप करें कि इस तरह की नेशनल क्लैमिटीज हो ना। जो कार्बन टैक्सेशन है वो क्योंकि पाकिस्तान की ऑलरेडी टैक्स पाए इतनी छोटी है, तो कार्बन टैक्सेशन अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो आई विल बी एबल टू एक्सपैंड दैट पाए। मे बी वो उस चीज के लिए यूज ना हो जो कि बाकी कंट्रीज में यूज होती है, जिसके लिए कार्बन टैक्सेशन से कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इट वुड हेल्प bigger the pie, and it would help Pakistan to self-sustain, or maybe in future, maybe 10 years from now or 20 years from now, हमारे जो overall budget है वो increase हो जाए and we are able to pay off the loans. I mean, that's how optimistic